कबहु न अपना फल चख्यो, वृक्ष कबहु न अपना फल चख्यो, नदी न चख्यो अपना नीर। वृक्ष कबहु न अपना फल चख्यो, नदी न चख्यो अपना नीर। बहु जीव हिताय, बहु जीव हिताय, संतन टिकायो शरीर। बहुजन हिताय, संतन टिकायो शरीर। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, कमल की तरह खिल रहा है, बारिश की तरह बरस रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा मंगल प्रभात, बुधवार का मंगल प्रभात अवतरित होने को जा रहा है हमारी आंखों के समक्ष। मैं आपको स्मरण दिला दूं, ये बुधवार का मंगल प्रभात वो प्रभात है, वो बुधवार है। पृथ्वी को बने हुए इतने युग हो गए, लेकिन आज तक न ये बुधवार प्रकट हुआ है, न बुधवार का मंगल प्रभात प्रकट हुआ है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा आज का बुधवार, बुद्धत्व सबर बुधवार हमारी आंखों के समक्ष परमात्मा की कहो, परम अस्तित्व की कहो, परम शक्ति की कहो, जो नाम आप देना चाहो, इसकी महामूल्य भेंट हमारे सबके हाथों में, ताकि इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक पर परम स्वादिष्ट जीवन है, अनेक रंगों से हरा भरा। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के सर पर मोरपिच के अनेक रंग, विविध रंग, सारे के सारे रंग मोरपिच में, इसी तरह से जीवन के विविध रंग, विविध स्वाद वाला जीवन, उसका हम स्वाद भी ले सके और परम रहस्यमय जीवन की यात्रा। ठीक से सुनना ये बात, परम रहस्यमय जीवन की यात्रा। देखो हम सब कौन है, हम सब कहाँ से आ रहे हैं, आप क्या जान रहे हो? ठीक से सुनना इस बात को। हम सब कौन है, हम सब कहाँ से आ रहे हैं, हम सब बहते 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 कहाँ जा रहे हैं? चलो आप क्या जानते हो? परम रहस्यमय जीवन की यात्रा, उसको समझने का, जीवन का स्वाद लेने का, इस मृत्युलोक पर, इस पृथ्वी पर एक अवसर और हमारे हाथों में, जो हमें खोना नहीं है। देखो ऋषियों का मार्गदर्शन, वार के नाम को भी नहीं छोड़ा।
सत्य की ओर मार्गदर्शन। बुद्धत्व सभर बुधवार। बुद्ध का अर्थ सबको जानना है। बुद्ध का अर्थ है बुद्धि की स्थिरता। बुद्धि की स्थिरता, कुछ पाने की अपेक्षा का समाप्त हो जाना, परिणाम। इसके और भी नाम बुद्धत्व कहो इस अवस्था को जिसमें कर्म करते करते पकते पकते इस पृथ्वी पर जीवन की यात्रा करते 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 हार जीत, मान अपमान, सुख दुख, सारे द्वंद्वों से पकते 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 बुद्धि की स्थिरता अर्थात अपेक्षा रहितता, परिणाम मन की यात्रा समाप्त, मनुष्य की यात्रा समाप्त। जीवन तो अनंत यात्रा, अनंत यात्रा जो तुम बुद्धि से समझ ही नहीं सकते, इतनी अनंत यात्रा। और इसे जानने का जो तरीका है वो है स्वयं को जानना, स्वयं को जानना। और जैसे जैसे हम स्वयं को जानते जाते हैं, तरीका क्या है? जैसे जैसे तुम अपने को जानते जाते हो, आपकी बुद्धि अपने आप स्थिर हो जाती है, अपने आप। क्योंकि जो कुछ भी पाने जैसा है सबके भीतर, सबको दिया है, परम शक्ति ने कहो, परमात्मा ने कहो, परम अस्तित्व ने कहो, वो खजाना सबके पास। लेकिन हम उससे अनजान है, हम हमारी परम संपदा से अनजान है। पूरा का पूरा धर्म है, जो धर्म है इस पृथ्वी पर, वो मार्गदर्शन है। स्वयं के द्वार को खोलने का मार्गदर्शन, स्वयं के पास जो खजाना है उसको पहचानने का मार्गदर्शन। आज का दिन बुधवार, बुद्धत्व को पाने का दिन, बुद्धत्व को समझने का दिन। जितनी क्षमता, सबकी अपनी अपनी जीवन यात्रा, अपनी अपेक्षा और सबकी अपनी समझ। बुद्धत्व के और नाम भी स्मरण दिला दूं। ज्ञान सबर अवस्था, प्रकाश सबर अवस्था, अरिहंत अवस्था, महामृत्यु, समाधि अवस्था, अमरत्व, अमरत्व, मृत्यु से ऊपर, मृत्यु से ऊपर। मृत्यु घटता है शरीर को, मृत्यु में समाप्त हो जाता है शरीर, शरीर के साथ संबंधित मन विचार समाप्त, शरीर के साथ जुड़ा हुआ भाव, शरीर, मूड समाप्त। इसीलिए अब तुम्हारे जो पड़ाव है इसमें इससे ऊपर उठने की कोशिश करना है। जो तुम कर ही रहे हो, इससे कैसे ऊपर उठा जा सकता है, इसका विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, सत्य के साथ कैसे संबंध प्रस्थापित किया जाता है। थियरी है, सत्य कल नहीं, सत्य कल था या कल मिलेगा। सत्य का अर्थ है आज, अभी, यहाँ। जैसे तुम आज के संपर्क में आए, तुम सत्य के संपर्क में आए, तुम परमात्मा के संपर्क में आए, तुम पर शक्ति के संपर्क में आए, तुम अस्तित्व के संपर्क में आए। इसका और नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का अर्थ है सत्य, चर्य का अर्थ है चर्या, कर्म। ऐसा कर्म, ऐसा कर्म कि जो तुम्हें सत्य के संपर्क में ला सके। मैं जो कहने जा रहा हूं वो है भगवत गीता, इसका 5वां अध्याय, जिसका नाम दिया गया है कर्म संन्यास योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, जो हारा हुआ अर्जुन है, विषाद में डूबा हुआ अर्जुन कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, योद्धा, उस समय का योद्धा जिसे युद्ध करना है, निर्दोष प्रजा की रक्षण के लिए युद्ध करना है। और अगर युद्ध न किया, कृष्ण समझाते हैं, अगर युद्ध न किया तूने इस डर से युद्ध न किया कि अगर मैं युद्ध करके सब, मेरे जो सगा संबंधी है, मेरे जो भाई है, पितृ है, गुरु है, उसको मार के
ये जो पाप है वो मैं इकट्ठा करके करूंगा क्या, ऐसे राज्य को करूंगा क्या। कृष्ण कहते हैं कि अगर तूने धनुष से नहीं उठाया, इस पृथ्वी पर दुराचार और बढ़ जाएगा, निर्दोष लोगों की हिंसा और बढ़ जाएगी, निर्दोष लोग आ जाएंगे, निर्दोष लोग के पास से जीवन की शांति चली जाएगी। अगर तूने धनुष से नहीं उठाया तो, तू राजा नहीं हुआ तो दुराचारी राजा पृथ्वी पर छा जाएंगे और निर्दोष लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, हिंसा और बढ़ जाएगी। तू करेगा तो 100 लोगों की हिंसा करेगा, लेकिन अगर तूने इसमें भाग नहीं लिया, तू नहीं उतरा, इस पृथ्वी पर अंधकार और छा जाएगा। और उस समय का वातावरण जिसमें भारत बंटा था गणराज्यों में, कभी भी कोई भी गणराज्य एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए उस समय के जो योद्धा थे, क्षत्रिय गण था, उसे 24 घंटे तैयार रहना पड़ता था युद्ध के लिए। कभी भी युद्ध हो सकता है, कभी भी युद्ध हो सकता है। इस तरह का पृथ्वी का वातावरण था। कृष्ण कहते अगर तू निकल गया इस युद्ध में से, आगे भी तुझे आना ही पड़ेगा, उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज तक जो तेरी यात्रा है, तूने जो किया है काम, वो युद्ध की कला को सीखने का काम है, तेरा रस। आज तूने धनुष से छोड़ा, ये मन कल पछतावा करेगा और कल फिर तुझे ये धनुष से उठाना ही पड़ेगा। इससे तो ये जो कल्याणकारी युद्ध प्रकट हो रहा है, जिसमें मैं स्वयं हूं, तू मुझे पहचान। ये जो अवसर है तो हाथ से खो नहीं। अभी जो मैं आपको कह रहा हूं, मैंने मेरे जीवन में जो प्रयोग किया, मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म बहिर्जगत में खोजना। और ये बात तुम्हें विस्तार से इसलिए कह रहा हूं कि अगर इसको ठीक से आपने सुना, समझा, गीता के जो आगे के अध्याय है वो समझना बहुत सरल हो जाएगा। देखते जाओ, समझते जाओ। मैं प्रविष्ट हो रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। जो बहिर्गामी संसार है, बहिर्गामी संसार, इसमें अब मैं मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म चुन रहा हूं। जिसे तुम कहो जीवन निर्वाह, कि कुछ तो मुझे कमाना पड़ेगा, कहीं तो मुझे ठहरना पड़ेगा, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए। अब मैं खोज रहा हूं मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म। मेरा प्रवेश होता है तीसरा आयाम, इसे मैं कहता हूं फेज नंबर 3, आपको समझने के लिए, ताकि आप वैज्ञानिक रूप से कर्म का जो पूरा स्वरूप है उसे भी समझ सको, आप स्वयं को भी समझ सको, स्वयं की अपेक्षा को समझ सको, अपने लिए जो सर्वश्रेष्ठ कर्म है वो खोज सको। मैं ऐसा कहूँगा हर व्यक्ति को, हर साधक को जो सत्य की खोज में है, इसे इस पर ध्यान देना है। हमारा बहता हुआ शरीर, बहता हुआ जीवन, प्रतिपल बहता हुआ शरीर, बदलता हुआ शरीर, इसके साथ मन, अपेक्षा, भाव, शरीर सब बहता हुआ, कुछ भी ठहरा नहीं। ये शरीर बहता हुआ विलीन हो जाएगा एक दिन। सब साधक को जो सत्य की खोज में है, वैसे तो हर मनुष्य के लिए, फिर भी जो मनुष्य अभी समझने को तैयार नहीं, अपना मन, अभी उसकी यात्रा बाकी है, अभी वो इस पड़ाव पर नहीं आया जहां पर तुम हो। जिस पड़ाव पर तुम हो, तुम्हें खोजना है अपने लिए सर्वश्रेष्ठ भोजन। सर्वश्रेष्ठ भोजन आगे विस्तार से समझते हैं, अभी सुन लो। सर्वश्रेष्ठ व्यायाम आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार, उम्र के अनुसार। अपने लिए वस्त्र, सर्वश्रेष्ठ वस्त्र अपने लिए। कौन सा वस्त्र मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है? रंग की दृष्टि से, डिजाइन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ वस्त्र। सर्वश्रेष्ठ कर्म, सर्वश्रेष्ठ कर्म मेरे लिए कौन सा कर्म सर्वश्रेष्ठ है? मैं सर्वश्रेष्ठ कर्म की ऐसी व्याख्या करूंगा जिसमें आपको अपने को समझने के लिए समय मिल रहा है।
सर्वश्रेष्ठ कर्म वो है इस पृथ्वी पर, मैं पूरा डिफाइन कर दूं, जो मैंने जाना आपको बांट दूं। सर्वश्रेष्ठ कर्म वो है जिसमें आपको अपने को समझने का समय मिल रहा है। आपको अपने लिए सर्वश्रेष्ठ समय खोजना है। शांत बैठक के लिए, शांत बैठक के लिए अपने लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ समय, सबका अपना, सबका अपना। ये ऐसे नहीं हो सकता कि मैं कहता हूं चलो 6 से 7 में तुम्हें सबको बिठा देता हूं शांत, हैबिचुअल हो जाएगा। लेकिन जो प्राण से प्रकट होता है कि ना अब मैं कुछ न करूं, अब मैं अपने अंतर जगत में प्रविष्ट हो जाऊं, रसमय अंतर जगत, रसमय अंतर जगत, कि तुम्हें रस पड़ना शुरू हो जाएगा कि अब थोड़ी देर में शांत बैठ जाऊं, मैं मेरे भीतर देखूं क्या चल रहा है, किस तरह से अंतर जगत काम कर रहा है। सबको खोजना है अपने लिए सर्वश्रेष्ठ समय, शांत बैठक, शांत बैठक, कोई कर्म नहीं, अपने को जानना, स्वयं की आत्मा को समझना, अपना स्वभाव जानना, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ समय, सबका अपना, और सब कुछ विकासमान, सब कुछ विकासमान। मैं मेरे कर्मों से तुम्हें जीवन का विकास बताता हूं, समझ का विकास। हम समझने को भी जा रहे हैं कृष्ण के वचन, और मेरा प्रायोगिक काम जो मैंने किया मेरे जीवन में, मेरा फेज, तीसरा फेज, अब मैं तीसरे आयाम में प्रविष्ट हो रहा हूं, जिसमें मैं नखत्राना छोड़ के जा रहा हूं गांधीनगर, मेरे भाई के पास, मुझसे बड़ा भाई, जो गुजरात की विधानसभा का ट्रांसलेटर की जॉब है वो मिल गई उसे। वो मुझे आमंत्रित करता है कि तू जरूर छोड़ दे, लेकिन तू एक बार तो मेरे पास आ जा, हम कुछ समय साथ में ले ले, फिर रह ले, फिर अगर तुझे अच्छा न लगे तू छोड़ देना। मुझे भी अच्छा लगा कि ये बात ठीक है। पहले मैं अकेला यात्रा कर रहा था बहिर्गामी जगत की, फिर मेरी माँ जुड़ी मेरे साथ, और अब मेरा भाई भी जुड़ रहा है। मेरा भी उतना ही प्रेम उसके प्रति और उसका भी उतना ही प्रेम। तो हम दो भाइयों ने गांधीनगर में, उसका जो मित्र था किराए का, जो सरकारी क्वार्टर था वो ही लिया, और उसका ही मित्र था, तो उसने कहा जो किराया मैं दे रहा हूँ सरकार को, बस उतना किराया आप मुझे दे दो, कोई मुनाफा नहीं। तो हमें क्वार्टर मिल गया रहने के लिए, और वो जो जगह थी बहुत ही शांत। उस समय का जो गांधीनगर, आज का ओवर क्राउडेड गांधीनगर है ऐसा नहीं, एकदम शांत। जब मैं गया गांधीनगर, बहुत ही शांत, बहुत ही शांत। मैं जिस सेक्टर में था उसके पास ही वृक्षों वाला वन था, पूरा वन, जिसमें मैं मेरी माँ को भी ले जाता था सुबह शाम घुमाने के लिए, जब भाई फ्री होता था, क्योंकि उसका जॉब चल रहा था, उसको भी ले जाता था। हम तीनों जाते थे। वृक्षों से भरा हुआ वन था, बहुत ही सुंदर शांत। जो सेक्टर हमें मिला, सेकंड फ्लोर पर पूरा फ्लैट था, फ्लैट सिस्टम वाला गवर्नमेंट क्वार्टर था, और एक रूम उसके साथ जुड़ी हुई एक लॉबी, लेटरिन बाथरूम और प्रसाद मंदिर, छोटा सा रसोई घर, लेकिन बहुत व्यवस्थित। क्योंकि मैं तो ऐसे घरों से यात्रा करके आया था कि मुझे तो ये बहुत ही सुंदर लगता था, और सच में सुंदर ही था, शांत, सुंदर, अद्भुत अनुभव। उस जमीन पर मेरा रहने का अद्भुत अनुभव अब मेरा प्रारंभ हो रहा है, तीसरा आयाम, जिसमें अभी मैं मेरे लिए खोज रहा हूं सर्वश्रेष्ठ कर्म और विकासमान। पूरा जीवन विकासमान, समझ विकासमान, ज्ञान विकासमान, कहीं कुछ अंत नहीं, कहीं कुछ अंत नहीं, बदल जाता है। समझ लो कि मेरी ये अपेक्षा समाप्त हो गई कि माध्यमिक शिक्षक बनूं, छोटा सा गांव हो, इसकी स्कूल हो, माँ के साथ रहूं। माँ के साथ रहने का भाव था, लेकिन माध्यमिक स्कूल में अब टीचर की जॉब करने का मेरी कोई अपेक्षा न रही, समाप्त हो गई। सब कहते थे गवर्नमेंट जॉब, पेंशन मिलेगा,
तुम अब तुम्हारे लिए सिक्योर हो गया, इसमें मेरा कोई रस नहीं था। ये भी बताऊंगा कि क्यों ये रस नहीं रहता। जब तुम अपने को जानने लगते हो, उसके साथ तुम ये भी देखते हो कि अभी मेरे भीतर भय कितना है। भय, जब तुम अपने को जानने को निकलते हो तब तुम्हें ये भी पता चलता है कि अभी मेरे भीतर चिंता है, भय है भविष्य के लिए। अभी ये रिस्क लेने की मेरी हिम्मत नहीं, लेकिन वो मेरा पूरा हो गया था। मुझे सिक्योरिटी में कोई रस न था। मैं जो भीतर देख रहा था सुंदर जगत, उससे किस तरह से अभिव्यक्त करना, इससे किस तरह से स्वरूप देना, ये खोज रहा था। मैं खोज क्या रहा था कि बहिर्जगत से मुझे ऐसा कुछ मिल जाता है जिसमें मैं जो कुछ अनुभूति कर रहा हूं उसको प्रकट कर सकूं, 4.5 साल की जो मेरा ये प्रयत्न रहा था, बहिर्जगत में कुछ खोजूं। जो शिक्षण का काम था, प्राइवेट स्कूलों में मैं करता था, गवर्नमेंट जॉब मिल गई, लेकिन ये समाप्त हो गया मेरे लिए। पूरा ही हो गया। वापस लौटने का कभी मुझे भाव नहीं आया कि मैं वापस लौटूं, क्योंकि मैंने काम ही इसी तरह से किया जो मैं आपको बताता हूं। जहां भी हम हैं, जहां भी जो कुछ मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, उसका पूरा उपयोग। समझ लो कि ये हमारे हाथ से चला जाए, हमें ऐसा जीवन जीना है, वापस लौटने की कोई इच्छा ना हो। इतनी परिपूर्णता। अब तीसरा आया, मैं पहला ही दिन जिसमें हम 2 भाई हैं, अभी माँ को नहीं ले आए, उसकी पहली रात्रि मेरे लिए अद्भुत अनुभव। ऐसे समझो अकाल का अनुभव। अकाल में समझाऊं, अकाल का अर्थ है भूतकाल समाप्त, भूतकाल की यादें समाप्त, न भविष्य के लिए कोई उत्कंठा, भविष्य में क्या होगा, भविष्य की चिंता समाप्त। समय के साथ साथ, और ये घटता है, दोनों ओर से काम करना है। एक हमारी ओर से प्रयत्न, जितना हम कर सके कि समय के साथ साथ हम कैसे रह सकते हैं, और दूसरा अंदर से प्रकट होता है, अंदर से पूरी की पूरी रात्रि। ये जो विश्राम था मेरे लिए, विश्राम 4.5 साल बहिर्जगत में प्रयत्न करते एक विश्राम फिर से आ गया मेरे हाथों में। अब मुझे पता चलने लगा किस तरह से मुझे बहिर्जगत में काम करना है, किस तरह से, कहां पर मुझे विश्राम लेना है, कहां पर विश्राम। जैसे कि ये विश्राम आ गया फिर से हाथों में, अंतर जगत को जानने के लिए, समझने के लिए, दर्शन करने के लिए कि अभी मेरे भीतर क्या क्या पड़ा है, मुझे किस तरह से बहिर्जगत में काम करना है, क्या क्या स्कोप है मेरे पास, क्या क्या स्कोप है। अब अद्भुत विश्राम शुरू हो गया, क्योंकि स्कूल आप समझ सकते हो 12 से लेकर 6 बजे तक बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को डिसिप्लिन में रखना, जिसने काम किया है उसे पता है। और शिक्षक की जॉब, बोलना, मुझे ये पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इसके साथ का मेरा एक अनुभव कहूँ कि इतना बोलना अब मेरे लिए ठीक नहीं है। जो अनुभूति मुझे हुई और मुझे याद आता है, मैं तुम्हें कहूँ, पढ़ाते कि इतना बोलना मेरे लिए ठीक नहीं। चलो 1 घंटा है, 2 घंटा है, मैं स्वयं को देखता था कि मेरा सामर्थ्य कितना, बोलने का सामर्थ्य कितना, उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय। और ये सारे सब्जेक्ट मेरे भीतर से कोई पूछता था, तूने आर्किमिडीज का लो तूने खोजा है? कोई पूछता था मुझे, न्यूटन का लो तूने खोजा है? देखो कैसे विकास होती है हमारी समझ। मैं बच्चों को पढ़ा क्या रहा हूँ, आर्किमिडीज ने लो जो खोजा वो मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, मैंने तो खोजा नहीं। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने खोजा, वो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मैंने खोजा। मैं बच्चों को रटा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, भीतर से कोई मुझे कह रहा है, कोई और नहीं, हमारी आत्मा। क्योंकि ये आखिरी मंजिल नहीं मेरी, मैं बताता हूँ आगे ये सारी बात क्यों कह रहा हूँ मैं। अब मेरे हाथ में
फिर से वो समय आ गया, फिर से इसका मुझे एक एक पल की कीमत थी कि एक भी पल अब मुझे कहीं भी यहाँ वहाँ नहीं करनी है, बिगाड़नी नहीं है। क्योंकि 4.5 साल बहिर्जगत में कर्म खोजते फिर से एक अद्भुत विश्राम मेरे हाथों में। फिर हम माँ को भी साथ में लेकर आए, और मेरा भाई था, उसकी भी खोज। उसका लक्ष्य ये नहीं था कि मैं सांसारिक जीवन जीऊं, बाल बच्चे हो, पत्नी हो, गृहस्थ हो। मैं उसे जानता था बचपन से, हम दोनों दोस्ती थे। लेकिन इसका मेरे साथ व्यवहार कैसा था? बचपन से जैसे मैं उसका गुरु हूं। वो मेरे पास से मार्गदर्शन लेता था, बहुत ही ब्रिलियंट। फिर भी वो मुझसे पूछता था कि इसमें मैं क्या करूं, इसमें क्या न करूं, किस तरह से यहाँ पर डिसीजन लो। और ये बात भी मैंने ही उसे कही थी कि तुझे जॉब मिल ही रही है गांधीनगर, तो तू एक बार तो, वो बड़े भाई के घर रहता था, मैंने कहा तू एक बार स्वतंत्र जीवन का भी अनुभव ले, जिस तरह से मैंने लिया इस तरह से तू भी ले। वो तैयार भी हो गया कि हाँ ठीक है, ये बात भी ठीक है। और उसका भी पूरा दिन जब भी उससे समय मिलो, क्योंकि अब उसके ऊपर जिम्मेवारी थी, उसे कमाना था, मैं तो कुछ कमा नहीं रहा था, लेकिन उसका मेरे ऊपर प्रेम, वो मुझे ऐसे संभालता है जैसे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा और मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तो इस तरह से वो मुझे संभाला। मैं उसे कहता था मैं इस तरह से नहीं जाऊंगा कि कोई मुसीबत आ गई, कोई तकलीफ आ गई तो उससे डर के मैं भाग गया, इस तरह से मैं नहीं जाऊंगा। मैं छोड़ के चला जाऊंगा, इस तरह से नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो भी तू देखना कि मैं किस तरह से जा रहा हूं। तो फिर से अब हम 2 भाई और माँ, और जब मेरी माँ नहीं आई थी, हम दोनों भाई ही मिलकर काम करते थे। ऐसा नहीं कि उसे जॉब में जाना है तो वो मुझे रोटी बनाने में मदद न करे, सब्जी बनाने में मदद न करे। वो मुझे भी देखता था कि मेरे पर बर्डन तो नहीं आ रहा है। जब हम 2 भाई थे, फिर सब कुछ जब एडजस्ट हो गया, एक रूम था छोटा सा और बहुत था। मैं मेरे लिए कहूँ तो मैं घर में संतुष्ट कि जो मुझे कुछ काम करना था विविध विषयों पर, इसके लिए ये जगह मेरे लिए बहुत थी। और कुछ भी अलग अलग नहीं होता। जैसे मैं तुम्हें ऐसा कहूँ कि मुझे वास्तुशास्त्र में रस था, योग में रस था, आध्यात्म में रस था, शिक्षण में रस था। ये मन से समझने के लिए शक्ति एक ही है, इसके विविध स्वरूप है। मैं विस्तार से बताता हूँ आपको। जैसे कि अब मेरे पर कोई बर्डन नहीं कि 11:30 बजे मुझे कहीं पहुंचना है, 11:30 से 6 बजे तक मुझे बोलना है, बच्चों को पढ़ाना है, कोई बर्डन नहीं। होमवर्क देखना है, पेपर देखना है, कोई बर्डन नहीं। संपूर्ण फ्री, एक अद्भुत विश्राम मैं अनुभूति कर रहा था। क्योंकि इतना मैं दौड़ा था, इतना श्रम किया था बहिर्जगत में, कि इसके बाद का जो विश्राम था इतना मीठा लगता था, इतना मीठा कि हर एक पल में ऐसे जिया, हर एक पल। क्योंकि इतना अनुभव था मेरे पास कि जब मैं बहिर्जगत में दौड़ता था तो भी मैंने एक पल नहीं खोई थी। तो अब तो ये मेरा रस का विषय, अंतर जगत, जो अभी तक मैं बहिर्जगत में कर्म खोज रहा था, अब विश्राम है। अब मैं भीतर से देख रहा हूं, भीतर से, कि मेरा सच में शिक्षण में रस क्या है, क्यों है। मैं उस रस को देख रहा हूं बैठे बैठे। ऐसा आ रहा है कि मैं कहीं ट्यूशन खोजूं, लेकिन मैंने किस तरह से मेरे पर काम किया मैं बताता हूं। जैसे मुझे आ रहा है, कोई इच्छा हो रही है, मैं बैठा हूं शांत, मुझे ऐसा हो रहा है चल मैं नृत्य करूं, मैं नहीं करता। मैं उस इच्छा को देखता हूं, रूट तक ये इच्छा क्या है, नृत्य कहां से प्रकट हो रहा है। मुझे इच्छा होती है कि मैं शांत बैठा हूं, चलो कुछ गाऊं, मैं नहीं गाता, मैं देखता हूं ये गाने की इच्छा कहां से रही है। ऐसे ही पहला दिन नहीं गाया, दूसरा दिन नहीं गाया, तीसरा दिन नहीं गाया, फिर वो इच्छा रहती है कि नहीं।
अगर वो प्रगाढ़ इच्छा है और प्रगाढ़ होती जाएगी, और प्रगाढ़। और फिर एक दिन गा लेता हूँ, एक दिन नृत्य कर लेता हूँ, जो आता है। एक दिन आता है कि मैं ड्राइंग बनाऊं, ड्राइंग कर लेता हूँ, कभी कर लेता हूँ, कभी बंद कर देता हूँ, भीतर से देखता हूँ। ये भी भीतर से आता है कि आज करना है, आज नहीं करना है। इस तरह के जो मेरे प्रयोग थे भीतर से समझने का, अब मैं समझ रहा हूं कि एजुकेशन में मेरा रस है क्या। इससे पहले की एक बात कहूं कि जो एजुकेशन था, हमारा जो एजुकेशन है उसमें आखिर होती है एग्जाम। और मैंने ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स मेरे जीवन में देखे जब मैं टीचर था, जो सब्जेक्ट समझने में एक्सपर्ट, सब्जेक्ट को पूरा ठीक से समझ रहे हैं, पूरा ठीक, रस उसका। कोई बायोलॉजी में इतना रस है, मैथ्स में इतना रस है, लेकिन एग्जाम एग्जाम है। एग्जाम में स्किल चाहिए। मैंने मेरे जीवन में काम किया, उसमें मार्क चाहिए, और मार्क विदाउट स्किल प्राप्त नहीं होता। उसकी स्किल है। पेपर में अगर तुम्हें मार्क लेना है तो उसकी स्किल है। इस पर भी मैंने बहुत काम किया, बहुत काम किया। ये स्किल मेरे पास थी। मैं आपको एक मेरा बनाओ कहूँ। ऐसा हुआ कि मेरा जो भाई था बड़ा, वो मुझे कहता था कि तू सरकार की जो क्लास 1-2 की एग्ज़ाम है तू दे दे। मैं उसे कहता था इसमें मुझे कोई रस नहीं, और इसमें एक मेन पेपर होता है जनरल नॉलेज। अब कौन राष्ट्रपति है, कौन मुख्य प्रधान है, गुजरात का कौन मुख्य प्रधान है, भारत का कौन वड़ा प्रधान है, अमेरिका का कौन वड़ा प्रधान, ये सब जान के मैं करूँगा क्या। और मैंने न्यूज़पेपर में, आप मानो न मान, मेरे जीवन में कभी उठाया ही नहीं। न्यूज़पेपर कैसा होता है मुझे पता ही नहीं, न्यूज़पेपर कैसा होता है। मैं उसे कहूँ इसमें जनरल नॉलेज मेन है, और इसमें मैं जनरल नॉलेज के लिए मैं पेपर तो उठा नहीं सकता। ना टीवी पर मैंने कभी समाचार देखे क्या हो रहा है। तुम अंदर से जा सकते हो कि जहाँ मन है वहाँ झगड़ा ही झगड़ा। झगड़े का अर्थ क्या है? ये मेरा है, तुम कहते हो ये मेरा है। ये झगड़ा कुटुंब में भी होता है, समाज में भी होता है, देश देश में भी होता है। इसको जान के मैं करूँगा क्या? कौन किसके साथ झगड़ रहा है उसका नाम मैं रट के करूँगा क्या? मैंने कभी मेरे जीवन में ये समय बिगाड़ा ही नहीं कि ये तो तुम अंतर जगत से जान सकते हो। अंतर जगत से तुमने अपना मन जाना, तुमने सब कुछ जाना। देखो आगे मैं कैसे बताता हूं। तुमने जाना, जैसे अपने को जाना, तुमने सब कुछ जाना। तो मैं उसे ये कहता था कि मैं, फिर भी वो कहता है तू एक बार दे तो सही एग्जाम दे, तू अनुभव तो ले कि ये क्या होता है। उसे मेरी बहुत चिंता रहती थी। प्रेम प्रेम। मैंने कहा ठीक है चलो एग्जाम में दे देता हूं। मैंने एग्जाम दे दी। अब कैसा होता है, उस वक्त ऐसा था कि पहले जो पेपर्स थे 4, उसमें टोटल मार्क्स गिने जाते थे सिलेक्शन के लिए, नहीं तो मैं सिलेक्ट ही ना होता। क्योंकि जनरल नॉलेज में मेरे विज्ञान का जो एक प्रश्न था उसका नाम भी मैं भूल गया कि उसमें पूछा था एड्स का पूरा नाम। अब वो तो मैं साइंस टीचर था, साइंस टीचर उस समय, मैं भूल गया। पूरा नाम तो नहीं भूला, लेकिन एक बीच में से कुछ ऐसा मुझे याद है कि इसका पूरा नाम मुझे नहीं आया पेपर में। मुझे कितने मार्क आए कि जो विद्यार्थी, जो प्रतिस्पर्धी होते हैं जनरल नॉलेज में, सबके आप मार्क देखो जो सिलेक्ट होते हैं 95, 96, 100 आउट ऑफ 100 ऐसे मार्क आते हैं, और मेरे मार्क आए 32। अगर पासिंग मार्क देखा जाए तो भी मैं पास नहीं, लेकिन ओवरऑल में मैं सिलेक्ट हो गया। क्योंकि इसका एक सब्जेक्ट था जूलॉजी, जो मेरा प्रिय सब्जेक्ट पेपर के लिए, मैं कहूँ पेपर के लिए, पेपर की स्किल में मेरा बहुत काम। क्योंकि मैं टीचर भी था, मुझे पता भी है कि एग्जामिनर क्या देखेगा, कैसे देखेगा, किस तरह का पेपर होगा तो उसे अट्रैक्ट करेगा। ये बचपन से मैंने पेपर पर बहुत काम किया। मैंने जहाँ जहाँ मेरी एग्ज़ाम थी, टीचर्स मेरे लिए ऐसा कहते थे। कॉलेज में, स्कूल में जब भी एग्ज़ाम पूरी होती थी, मेरा पेपर लेकर वो बच्चों को, विद्यार्थियों को दिखाते थे मेरा पेपर, कि देखो कम ज्ञान हो और ज़्यादा मार्क लेना हो तो इसके पास से स्किल सीखो, किस तरह से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। हैंडराइटिंग भी मेरे अच्छे,
फिगर भी अच्छे, रिप्रेजेंटेशन करने की स्टाइल भी अच्छी, और ये स्किल मेरी बढ़ती ही गई जैसे जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड से 6 में आया, 6 से 7, और मुझे रस भी बहुत था, सुंदर अक्षर निकालना, पेपर को रिप्रेजेंट करना, ये शौक था। टीचिंग जब मैं पढ़ा तब ये मेरा हॉबी थी, वन ऑफ द हॉबी, कि किस तरह से अब ये हार्ड पेपर आ गया, मैं छोड़ के कभी नहीं भागा। बच्चे ऐसे निराश हो जाते थे, विद्यार्थी निराश, कुछ नहीं आया वो रख के चले जाते थे। जितना आता था उसको ठीक से रिप्रेजेंट करना और अच्छे मार्क आ जाते थे। तो मैं जनरल नॉलेज के बिना सिलेक्ट हो गया। जब मैं ये आपको बात कह रहा हूँ कि मैं मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म खोज रहा था, उस समय मेरी ये जो एग्ज़ाम थी वो भी मैंने दे दी थी, उसमें मैं सिलेक्ट था। अब दूसरा कैसा होता है, इसका दूसरा पार्ट था, मैं अभी ये बता रहा हूँ कि ये जो स्किल थी पेपर में मार्क्स लेने की स्किल मेरी कैसी थी। मैं आपको कहूँ कि मैं एक जगह पर था, मेरा भाई दूसरी जगह पर था, वो मेरा फॉर्म भर रहा था, वो मेरा फॉर्म की उसे पता था कि अगर मैं केयर नहीं लूँगा तो ये नहीं भरेगा फॉर्म, तो वो दूसरे पार्ट का फॉर्म भर रहा था। अब हमारे बीच एक इंटरमीडिएट था, तो वो मुझे सब्जेक्ट पूछता है कि दूसरे में तो कौन सा सब्जेक्ट रखेगा। तो पहले हम दोनों ने ऐसा निश्चय किया था कि हम जियोग्राफी रखेंगे। फिर मैंने उससे ऐसा कहा कि मेरा बायोलॉजी रखना, बॉटनी, दूसरा जो पार्ट है इसमें मेरा तो बॉटनी रखना, जियोग्राफी नहीं। अब जो इंटरमीडिएट था वो ऐसा समझा कि जियोग्राफी रखनी है, बॉटनी नहीं। मैंने मैसेज भेज रहा हूँ, और ओरल मैसेज था, वो बस में बैठा है, वो पूछता है कि तुम कोई समाचार देना है तेरे भाई को। मैं कहता हूँ उसे कहना जियोग्राफी ना रखे, क्योंकि मैंने बॉटनी की तैयारी शुरू कर दी है, तो बॉटनी रखे, जियोग्राफी नहीं। अब उसने उससे उल्टा कहा कि जियोग्राफी रखनी है, बॉटनी नहीं रखनी है। तो मेरा दूसरा पार्ट में हो गया जियोग्राफी। अब 1.5 महीना बाकी, जब मैं वहाँ जाता हूँ एग्जाम की तैयारी के लिए, वो मुझे बुलाता है कि इतना तू अब छुट्टी ले ले स्कूल से और तैयारी कर इसकी। मैं जब जाता हूँ तब वो मुझे कहता है कि तेरा बॉटनी नहीं है। मैंने सारी तैयारी बॉटनी में की है, क्योंकि उस पर भी मेरा पूरा कमांड। पेपर में अगर आप मुझे पूछो ये कौन सा वृक्ष है, पूछना ही मत, आपको मुझे देख के ही पता चल जाएगा कि नहीं ही पता होगा। लेकिन पेपर में आप आ जाओ मेरे सामने तो मैं पूरी स्पर्धा से लड़ूंगा। मजा, पेपर लिखने का मजा, स्किल। अब बदल गया पेपर। मैं ये बता रहा हूँ कि कितनी मेरी स्किल, मेरा जियोग्राफी में भी मैंने इस तरह से, अब इतना ही टाइम, 1.5 महीने में मुझे तैयार करना है ऑफिसर लेवल की एग्जाम। तो आप समझ सकते हो कैसा सिलेबस होता है, विस्तार से सब कुछ होता है इसमें, विस्तार से। और कैसा होता है कि जब मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, जियोग्राफी की बात कर रहा हूँ, जब मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, एग्जाम का टाइम, और जहाँ मैं पहुँच रहा हूँ फाटक बंद। एग्जाम जिस स्थान पर मुझे जाना है, और कुछ समय ही बाकी है कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, और ये तो ऑफिसर लेवल की एग्ज़ाम। तुम अगर 10-15 मिनट लेट हुए तो कोई आने भी नहीं देगा, अंदर बंद हो जाते हैं कमरे बाहर का। मैंने कहा गया अब हाथ से, और ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे मेरी चिंता हो गई हो, अब होगा क्या, कुछ नहीं। मैं शांति से बैठा रहा, ट्रेन आई गई, फाटक खुला, मैं जहाँ एग्ज़ाम का स्थान था मैं चला गया। मैं जाता हूँ, टाइम तो हो गया था, 15 मिनट और निकल गई, 15 मिनट। एग्ज़ाम 3 घंटे का पेपर, इसमें से 15-20 मिनट तो गई मेरी। लेकिन मेरा जो भाई था रश्मि, उसके ही सब मित्र थे एग्ज़ाम में, तो उसने मुझे आने तो दिया। उसका अर्थ है कि अस्तित्व चाहता तो कि मैं एग्ज़ाम दूँ, ऐसा मुझे हुआ कि चलो मैं आ तो गया अंदर। अब मैं देखता हूँ कि इतना जो समय है मेरे पास है 2.5 घंटे और पूरा पेपर, तो किस तरह से मुझे काम करना है ताकि मैं इसमें देख तो लूँ कि इसमें सिलेक्ट होता हूँ कि नहीं। और इस तरह से मेरी स्किल थी कि एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न ठीक से न्याय देना है सबको। हाँ, एक हो गया, आधा घंटा कट हो गया, इसके लिए जो मुझे विस्तार से कुछ बातें रिप्रेजेंट करनी थी वो नहीं हुई। फिर भी पूरा पेपर ठीक से मैं लिख पाया और मैं अच्छे गुणांक के साथ सिलेक्ट हो गया।
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब मैं मेरे भीतर तराश रहा हूँ कि एजुकेशन में सच में मेरा रस क्या है। तो ये जो विश्रांति मिली, विश्रांति कि अब मैं कुछ कहीं जाना नहीं है, मैं अपने साथ साथ प्रतिपल समय के साथ साथ समय का मजा लेना। समय और आत्मा अलग नहीं, समय ही आत्मा, आत्मा ही समय, अर्थात वर्तमान के साथ 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 मुझे दर्शन होने लगा भीतर का कि ये स्किल है मेरे पास कि मैं बच्चों के मार्क बढ़ा सकता हूँ, जिसमें बोलना भी नहीं पड़ता। मैंने इस तरह की स्किल खोजी एजुकेशन में कि बच्चों का मार्क, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट, इसमें इसके मार्क एग्जाम में किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। और मेरे अंदर से अब आ रहा है कि मैं ऐसे ट्यूशन खोजूं, ऐसे ट्यूशन कि जिसमें मैं ये काम कर सकूं कि कोई एक बच्चा है जिसे मैथ्स डिफिकल्ट हो रहा है, तो कैसे मैथ्स को इजी कर देना, और खास करके एग्जाम की स्किल उसमें किस तरह से डेवलप करनी। अब मैं मेरे भीतर दर्शन कर रहा हूँ मेरी स्किल कि ये स्किल मेरे पास है। मुझे जो एजुकेशन में रस है, अब जो रस है, क्योंकि बाहर का मैंने काम कर लिया, जो स्कूल में टीचिंग है वो मैंने देख लिया, अनुभव कर लिया, मेरा रस समा कि मैं ढूंढ नहीं रहा कि कोई प्राइवेट स्कूल में मुझे जॉब मिल जाए पूरा। अब मैं जो बाहर का एजुकेशन सिस्टम है वो ज्वाइंट करने का कोई भाव न रहा, समाप्त हो गया। अब मेरे जो पर्सनल स्किल है और मैं अपना रास्ता खोज रहा हूँ, अपना मैं खोज रहा हूँ मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म। फिर भी तुम देखना मुझे आ रहा है कि चलो इस तरह का मैं अब ट्यूशन खोजूं। मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया, और मेरा भाई भी कभी मेरे पर नहीं कहता था कि तू कुछ कर, तू कुछ कमा। वो कहता है तुझे जो अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, तुझे ऐसा लगे कि ट्यूशन करना है, तुझे लगे तो तू कर, नहीं करना है तो तू ऐसे ही बैठ, तुझे जो करना है, तुझे जो करना है। और मेरे विविध पूरा दिन कहाँ चला जाता था, कहाँ चला जाता, कब सुबह होती है, कब शाम होती है, कब रात होती है। अर्थात अब जो विश्राम था मेरे लिए, उस विश्राम का मुझे बहुत महत्व था, बहुत, कि एक पल भी यहाँ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, उसका पूरा उपयोग होना चाहिए। पूरा दिन जो मेरा निकलता था, जैसे आप हम कहें उत्सव में, पूरा दिन उत्सव में। और कैसा होता है कि अपने आप एक दिन एक व्यक्ति मेरे लिए ट्यूशन खोज के लाता है कि एक विद्यार्थी है, उसे मैथ्स में तकलीफ है, तो आप कर सकते हो, आप टीचिंग ले सकते हो। और मेरे भीतर मैंने देखा हाँ आ गई, मैंने कहा हाँ मैं ले सकता हूँ। उसने कहा कि आपको उसके घर जाना पड़ेगा। ये मेरे लिए योग्य नहीं था, मैं तैयार नहीं था भीतर से। फिर भी मुझे लगा कि चलो एक चांस तो ले लूँ, ऐसे घर पे बैठा ही हूँ और अब थोड़ा घूमूं भी बाहर। मैंने कहा उसका घर का दर्शन भी हो जाएगा, उसके घर में होकर आऊँ। मैं एक वीक गया उसके घर, फिर मेरे अंदर से आ गया कि ना, ये मैंने कर लिया कि कहीं जाना, जॉब के लिए कहीं जाना, ये मुझे अब जानना न रहा, ये मेरा रस नहीं। और मैं जो कर्म करना चाहता हूँ इस पृथ्वी पर, इसका ये अब मेरे लिए ये योग्य नहीं कि मैं कहीं जाऊँ। ये तो मैंने कर ही लिया। मैं स्कूल गया, इतने बच्चों को पढ़ाया, मैंने बंद कर दिया। मैंने उसे ना कह दी कि ना, मैं अब घर पर ट्यूशन नहीं आ सकता, अगर उसे आना है तो मैं जहाँ रहता हूँ वो आए। इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा था, बहुत कुछ उस समय की जो कुछ प्रक्रिया थी, मैं आपको कहूँ इस तरह से कुछ प्रक्रिया थी, यौगिक प्रक्रिया। जैसे कि उस समय में इस पृथ्वी पर जितने भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जिसकी प्रज्ञा जागृत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये पृथ्वी प्रज्ञावान उपस्थित न हो। इस पृथ्वी पर कोई प्रज्ञावान हो ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो जीवन का मार्गदर्शन न देता हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब मेरा रस ये था कि भीतर से कैसे संपर्क किया जाता है, बाहर से नहीं।
फिजिकल संपर्क नहीं, फिजिकल मैं यहाँ बैठा हूँ, वो कहीं भी है, इस जगत के कोई भी कोने में है, तो उसका भीतर से संपर्क कैसे किया जा सकता है। और अब तो मैं तुम्हें ऐसा कहता हूँ कि ये जिज्ञासा ही तुम्हारा संपर्क बना देती। उस वक्त ये मुझे मेरे हाथ में सूत्र नहीं था, लेकिन मेरा काम था पूरी रात जो मेरा काम चलता था, ये इस तरह के आध्यात्मिक विषयों पर काम चलता था कि कोई भी प्रज्ञावान पुरुष है, उससे किस तरह से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है या उसके साथ संपर्क बनाया जा सकता है। ऐसी बहुत सी प्रक्रिया चलती थी। और ये सब कुछ अलग नहीं, मैं कहता हूँ जो मेरा रस है एजुकेशन में, मेरा रस है आध्यात्म में, ये अलग नहीं। और मेरे और जो मेरा बड़ा भाई था, दोनों के बहुत से मिलते जुलते रस थे। क्या नहीं मिलता जुलता था ये मैं तुम्हें कहूँ। जैसे कि आध्यात्म उसका उतना ही रस, योग उतना ही रस, उतना ही एक्सरसाइज उतना ही रस। रस कहाँ पर हमारे अलग पड़ते थे, उसका रस था लिटरेचर, साहित्य, कविता लिखना, पढ़ना, साहित्य पढ़ना, कोई अच्छे कवि का कविता संग्रह पढ़ना। और मेरा रस था नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। ऐसा नहीं कि वो उसमें रस नहीं लेता था, लेकिन वो मुझे कहता था कि अगर मैं शास्त्रीय नृत्य देखूंगा तो तेरा ही देखूंगा। और मैं जब कॉलेज में था, मैं भाग लेता था, कहीं भी मेरा प्रोग्राम है तो मैं उसे ले जाता, तो तू चल तो सही, आंख बंद कर देना, लेकिन तू चल तो सही, मुझे और काम है, देखिए मेरी बैग उठाएगा कौन। तो वो मेरी हेल्प पूरी करता था, वो चलता था और मुझे मार्गदर्शन भी करता था, क्योंकि मैं बांसुरी बजाता था। तो वो कहता था उसकी बांसुरी मुझसे अच्छी थी। दोनों में फर्क देखना स्वभाव में, वो भाग नहीं लेता था। उसकी क्रिकेट भी बहुत अच्छी थी, बहुत चांसेस उसे मिले, लेकिन वो क्रिकेट कभी खेला नहीं, कंपटीशन के लिए खेला नहीं। हाँ ठीक है, रिक्रिएशन के लिए थोड़ा शरीर फ्रेश हो जाए इसके लिए क्रिकेट खेला, स्पर्धा नहीं, स्पर्धा में रस नहीं। कविता की स्पर्धा में उससे कोई रस नहीं। और मेरा रस स्पर्धा, कि कहीं भी स्पर्धा है मैंने भाग लिया ही लिया। और मैं क्या देखना चाहता था, मेरा नंबर आता है, मेरे भीतर क्या होता है ये भी बताऊं, ये भी बताता हूं मैं इसके बारे में। मेरा नंबर नहीं आता है, क्या होता है भीतर, कि जब नंबर आता है सब आते हैं, वाह वाह क्या परफॉर्म किया, क्या सब तारीफ हो रही है, प्रशंसा। और नंबर नहीं आता है, फुगा में से हवा फूस, कोई देखता भी नहीं। वो मुझे सब बताता था कि देख यहाँ तूने गाया ना, तो यह तेरा आलाप ठीक नहीं था, ये हारमोनियम का जो स्वर था और तेरा गायन था ये अलग दिखाई देता था, तेरा जो ये नृत्य में तेरा प्रवेश है वो सब बताता था। जो मैं उसे कहता था तूने फील किया, जैसे अभी नहीं आपको पूछता हूँ पर इसको पूछता हूँ तुझे कैसा लगा, जो मैं कहना चाहता था वो ठीक से मैं स्पष्ट कर पाया, या तुझे कुछ ऐसा लगा कि मैंने गड़बड़ किया। उसी तरह से मैं उसे पूछता था कि तुझे कैसा लगा, जो ये नृत्य का रिप्रेजेंटेशन था ये तुझे कैसा लगा। वो कहता था कि कहीं कहीं ताल में मुझे ऐसा लगता था कि तेरा स्टेप वर्क ठीक नहीं। बांसुरी है तो वो कहता था कि ये धुन तूने ली, इसके बदले तू अगर ये धुन लेता तो और बांसुरी में तेरा राग खिलता। तो हमारे दोनों में जो फर्क था वो इस तरह से, वो इंट्रोवर्टेड व्यक्तित्व था कि अंतर्मुखी, बांसुरी सुने बजाए, सुंदर बांसुरी, मुझे मार्गदर्शन भी उससे से ही मिला, लेकिन उसने कभी भाग नहीं लिया, स्टेज पर भाग नहीं, उसका रस ही नहीं, वो रस नहीं कि वो स्टेज पर जाए, कविता की स्पर्धा में भाग ले, ऐसा नहीं। योग में रस, लेकिन योग की स्पर्धा में रस नहीं। और मेरा जो रस था कि प्रकट करना, जो कला है उसको प्रकट करना। जैसे नृत्य में रस है तो आप समझ सकते हो कि नृत्य जब हम प्रकट ही नहीं करें तो भीतर से संतोष ही नहीं होता है। गायन को प्रकट करे, गाए, बांसुरी बजाए, तो हमारे दोनों के बहुत से रस समान थे। तो मेरा एक भीतर से ये रस भी था कि ये मैं इसके साथ रह सकूं, रहूं, ताकि उससे कुछ मेरे मार्गदर्शन की जरूरत है तो वो भी मिल जाए। और मेरा अपना प्रयोग था, ये प्रयोग बताया नहीं जाता, जब तुम लेते हो इस प्रयोग को जाहिर नहीं किया जाता। और मेरा भीतर से ऐसा रस था कि मैं ऐसे विद्यार्थी चुनूंगा जो मेरे पास आए, क्योंकि पूरे दिन में घर की एक प्रकार की विद्युत रखता था। बताता हूँ
किस तरह से, इसमें मुख्य इतना ही है, घर की स्वच्छता और व्यवस्था। घर की स्वच्छता, एक कपड़ा भी जो मैं प्रक्रिया कर रहा हूँ, इसमें एक कपड़ा भी यहाँ वहाँ नहीं चल सकता, यहाँ वहाँ। उस समय 3 समय मुझे उस रूम को साफ करना पड़ता था। छोटा सा ही रूम है, और मेरी जो यौगिक प्रक्रिया थी, कुछ उस समय जो समझ थी, उस समय मेरी जो समझ थी वो करने की, उसमें 3 समय मुझे कचरा पोछा करना पड़ता है, और सब कुछ व्यवस्थित चाहिए, सब कुछ। जो मैं आपको रूप बताता हूँ परमात्मा का। आप मुझे पूछो परमात्मा का रूप कैसा है उसका स्वभाव, तो मैं कहूँगा परम स्वच्छ। तुम देख लो पूरा जगत, जहाँ मनुष्य के मन ने हस्तक्षेप नहीं किया, पूरा स्वच्छ, व्यवस्थित, सुंदर। हर एक रचना तुम देखना सुंदर ही सुंदर। जहाँ पर तुम्हारी नजर जाए और तुम्हें जहाँ कुरूप लगे, तुम बराबर देखना। हमारा मन के साथ कुरूपता जुड़ जाती है, आत्मा के साथ कभी कुरूपता जुड़ ही नहीं सकती। तुम चाहो कि आत्मा और कुरूपता असंभव, मन और सुंदरता असंभव, क्योंकि अपेक्षा आ गई। जहां तुम्हारी अपेक्षा आई, कुरूपता शुरू। तुम देखो कि ये बात सच है कि नहीं। जहां पर भी तुम्हारी अपेक्षा आई कि ये नहीं, इस तरह से नहीं, ऐसा होना चाहिए, भीतर से कुरूपता छूने लगती है, भीतर से कुरूपता छूने लगती है। तो मेरा एक ऐसा दृष्टिकोण था कि अब जो मैं एजुकेशन में काम करूं, तो ये मात्र आमदनी कमाने के लिए मेरा कोई रस नहीं है। विद्यार्थी को मात्र गणित विज्ञान नहीं, उसको आध्यात्मिक शक्ति भी मिलनी चाहिए, जो मेरे पूरे दिन का काम था, पूरे दिन का। कि वहाँ जो विद्युत बनती है, उस कमरे में जो विद्युत बनती है, उसमें विद्यार्थी पढ़ना चाहिए, विद्यार्थी। और सुंदर कमरा, कि मात्र कोई कमरा खोले। मुझे बहुत से सर्टिफिकेट मिले एक रूम के लिए, जिसमें कुछ फर्नीचर नहीं। क्या था, हम 3 लोग थे, 2 भाई, माँ। हमारे 3 के गद्दे थे बस। माँ के लिए पलंग भी हम सोच रहे थे कि माँ के लिए तो एक पलंग लाए, ताकि माँ उसके ऊपर आराम करे। लेकिन मेरी माँ ऐसी नहीं थी, वो कहती थी मुझे नीचे ही अच्छा लगता है। हम तीनों नीचे ही सोते थे, एक फ्लोर पर। तो हमारे 3 के गद्दे थे। और सुबह में मुझे अरेंज करना है, क्योंकि मेरा भाई तो जाता था नौकरी में, और मुझे अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी लगती थी। 3 गद्दे को मैं इस तरह से सजाता था, जैसे बैठने का, मुझे भी बैठना है उसके ऊपर, अंतर्ध्यान होने के लिए, अपने को समझने के लिए, भीतर का जगत जानने के लिए, उसकी मैं सुंदर बैठक बनाता था। वो 3 गद्दे में से बिछोना है, उसमें से मैं ऐसा अरेंज करता था कि बाहर से कोई आता था तो मैं उस पर बिठाता था, जैसे सोफा है, इस तरह से मैं बिठाता था। और मैं इस वातावरण में मेरा शिक्षण का काम करना चाहता था। यहाँ से बीज मेरे हाथ में आया। बहिर्गामी जगत में जो मैं सर्वश्रेष्ठ कर्म में खोजना चाहता था, कि सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन सा है मेरे लिए, जो अब मैं स्पष्ट कर दूं। वो कर्म सर्वश्रेष्ठ है जिसमें तुम अपनी आत्मा का संपर्क बना सको, भीतर केंद्रस्थ भी रह सको, अपनी आत्मा के साथ भी रह सको, और बहिर्जगत का कर्म भी कर सको। अगर उसकी व्याख्या करें, ये मेरी व्याख्या है, कि वो कर्म उस सब व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है जिसमें वो अपने को भी जान सके, अपने केंद्र पर भी रह सके। आत्मस्थ, केंद्रस्थ, ध्यानस्थ, क्या जरूरी है? अगर हम आत्मस्थ न हुए, केंद्रस्थ न हुए, ध्यानस्थ न हुए, सेंट्रलाइज न हुए, क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं तुम्हें कहता हूं, फर्क पड़ जाएगा। तुम जीवन को समझ नहीं सकते, तुम जीवन से संतुष्ट नहीं हो सकते। तुम कितने साल जियो, मैं तुम्हें प्रश्न पूछूंगा, क्या बहुत साल जीने से बहुत संतोष आ जाएगा? तुम मनुष्य का वृद्धत्व देखो, मिलो, भागना नहीं, वृद्ध से भागना नहीं, उसके साथ बैठना। मेरा प्रश्न है, बहुत जीने से बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से जैसे बहुत खाने से तुम्हें बहुत स्वाद मिल जाएगा, बहुत स्वाद मिल जाएगा।
खाना और स्वाद, इसके बाद बारे में भी बताता जाऊंगा, क्योंकि कुछ अलग नहीं, ये कुछ अलग नहीं। ये जो विश्रांति के मेरे प्रयोग थे कि सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है जिसमें मैं सेंट्रलाइज भी हो सकूं। सेंट्रलाइज न हुए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, जीवन नहीं समझ सकते। तुम करके देखो, तुम तभी जीवन को समझ सकते हो जब तुम केंद्रस्थ हुए, आत्मस्थ हुए, ध्यानस्थ हुए, सेंट्रलाइज हुए, तभी तुम वर्तमान के संपर्क में आ सकते हो। वर्तमान, अन्यथा तुम्हारा मन काम करता रहेगा, मन, विचार, और विचार से तुम जीवन को समझ नहीं सकते। जीवन का रूप तुम तभी समझ सकते हो जब तुम केंद्रस्थ होते हो, क्योंकि जीवन प्रकट होता है हमारे भीतर से, हमारे भीतर से। प्रतिपल आती हुई सांस, प्रतिपल बाहर जाती हुई उच्छ्वास, प्रतिपल प्रतिपल नया ताजा विकासमान जीवन तुम समझोगे कैसे? अगर तुम सेंट्रलाइज न हुए, केंद्रस्थ न हुए, आत्मस्थ न हुए, ध्यानस्थ न हुए, तो तुम जो प्रतिपल नया ताजा विकासमान जीवन है ये तुम समझ नहीं सकते। ये थियरी है, ये थियरी, सिद्धांत, ताकि तुम ठीक से अपना कर्म समझ सको, अपना जीवन समझ सको, अपनी साधना समझ सको। तो मैं अब मेरे हाथ में, अब मुझे स्पष्ट होने लगा मेरे भीतर से कि सर्वश्रेष्ठ कर्म मेरे लिए क्या है। स्पष्ट होने लगा कि मैं यहाँ ही रहूं, ये कमरा ठीक से सफाई किया हुआ हो, और जो लड़का पढ़ने के लिए आए वो मैथ साइंस तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन उसे आध्यात्मिक शक्ति भी छुए, आध्यात्मिक शक्ति भी। और उस वक्त का जो मेरा पहला प्रयोग था जिस विद्यार्थी पर, ये भी देखो कैसा है अहोभाव, प्रकृति, परमात्मा कहे, परम अस्तित्व कहे, परम शक्ति कहे, वो भी अभी मेरी आंखों के समक्ष है। चका बाबा, वो उस समय का छोटा बच्चा उत्कर्ष व्यास मेरे पास मैथ साइंस पढ़ने के लिए आता है, जिज्ञासु, अति जिज्ञासु, कि इसे मैंने किस तरह से ट्यूशन लिया वे भी मैं कहता हूँ। उस समय 60-70 रुपये में सब सब्जेक्ट पढ़ाते थे। 9th स्टैंडर्ड का ये स्टूडेंट, मैंने उससे पिताजी को कहा मेरी फीस होगी 200 रुपया और मैं एक ही विषय पढ़ाऊंगा, मैथ्स। वो कहता है यहाँ तो 50-60 रुपये में तो सारे सब्जेक्ट सब पढ़ाते हैं। मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन जो मेरा प्रयोग है, अगर आप इसमें राजी हो तो मेरा प्रयोग है कि उससे ही मेरे पास आना पड़ेगा, मैं घर नहीं आऊँगा, और प्रति मास मेरी फी रहेगी 200 रुपया। वो तैयार हो गया कि ठीक है, मैथ्स इसका वीक है। वो नहीं कहता था कि मेरा मैथ्स वीक है, लेकिन उसके पिताजी कहते थे कि इसका मैथ्स वीक है। वो पूरा विश्वास में, कॉन्फिडेंस, पहले से ऐसा ही कॉन्फिडेंस कि अगर मैं ध्यान न रखूं तो वो मैथ्स मुझे पढ़ाए, इस तरह। और मुझे अच्छा लगता था कि विद्यार्थी का जो जिस तरह से स्वभाव है, मैंने कभी सप्रेस करने की कोशिश नहीं की किसी विद्यार्थी को, उसकी शक्ति को समझना, और जो कुछ भी वो मानता है उसमें से जो सही रास्ता है उस पर कैसे लाना और उसे जागरूक करना। मेरा दृष्टिकोण क्या था, मैं तुम्हें कहूँ कि मैं बच्चों को इस तरह से पढ़ाना चाहता था कि मैं उसे इंडिपेंडेंट करना चाहता था। इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं कि बच्चा मेरे पर आधारित हो पढ़ने में। जो मैथ्स की बेसिक पार्ट है, बेसिक, कि कहाँ से उसका मैथ्स वीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से, सेकंड स्टैंडर्ड से, थर्ड स्टैंडर्ड से। अगर वो 10th का स्टूडेंट है, 8th से वीक हो गया, 9th से, वो मुझे तुरंत पता चल जाता था। जैसे वो लिखना शुरू करता था, उसको मैंने साइंटिफिक रूप भी दिया, आगे वो भी बताता हूँ, लेकिन अभी इतना ही बताता हूँ कि इस तरह के वातावरण में मैं उसको ले आना चाहता था कि ये विद्यार्थी मैथ, साइंस, इंग्लिश जो मेरे पास पढ़ना है वो तो पढ़े ही, लेकिन यहाँ जो मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी, उसे आध्यात्मिक प्रक्रिया नाम दे देता हूँ ताकि आपको समझने में ठीक लगे। आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें तुम कुछ नहीं करते, शांत बैठ जाते हो, वो भी कहता है। और मेरा भाई भी ऐसा ही, जब भी समय मिले, रात को नींद खुल जाए, मैंने उसके लिए भी आसन तैयारी रखा था
वो भी उधर ही बैठ जाए, कि जब भी समय मिले आता था, शांत बैठता था, ऑफिस जाता था इससे पहले शांत बैठता था, और छुट्टी का दिन है तो बहुत समय वो ध्यान को देता था। ध्यान अर्थात बाहर कुछ नहीं करना, भीतर उतरना, भीतर भीतर को जानना, स्वभाव को जानना, आत्मा को जानना, जो नाम दे, लेकिन भीतर को जानना। उस तरंग में वे विद्यार्थी को पढ़ाना चाहता था कि उस पर, इस वातावरण का उस पर कैसा असर होता है। और मैं देखता था प्रत्येक दिन इस छोटे बच्चे की जो जिज्ञासा थी, वो पूरा का पूरा कमरा देखता था, पूरा का पूरा कमरा, इसकी स्वच्छता, व्यवस्था। वो कभी कहता भी था कि वाह कैसे कपड़े आपने रखे हैं, क्योंकि एक ही रूम, आप समझ सकते हो, एक रूम, इसमें हम 3 रहने वाले, 2 भाई, 1 माँ के कपड़े, वो मैं करता था। माँ आ गई, फिर उसका रस था कि रसोई वो बनाए हमारे लिए, हमें खिलाए, उसका रस था। मैं उससे हस्तक्षेप नहीं करता था, मैं माँ की तरह भी नहीं देखता था कि अब वो जीव है, उसका रस कहाँ है। जैसे मेरा रस एजुकेशन है, उसका रस था रसोई बनाना, कर्म में उसका रस था, वो काम पूरे दिन आप जब उसे देखो, वो जागती है, गुनगुनाती हुई काम करती है, रसोई भी बना रही है और गा भी रही है। कृष्ण का भजन है, शिव का भजन है, राम का भजन है, माँ का भजन है, माता जी का, गा रही है, अपना कर्म कर रही है। इस वातावरण में वो बच्चा मेरे पास पढ़ता था, और जो मैं उसे देना चाहता था, मैंने दे ही दिया। क्योंकि आज आप जिस जगह बैठे हो, जिसे मैं नाम दे रहा हूं, महामृत्यु विश्वविद्यालय, इसका स्वरूप इसने प्रकट किया। देखो, एक विद्यार्थी 9th का स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आता है, जिसकी मैं 200 रुपया फी ले रहा हूं, एक सब्जेक्ट की 200 रुपया फी, और वो मेरे पास पढ़ा, 9th पढ़ा, 10th पढ़ा, 11th 12th, फिर भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो मेरे साथ रहने के लिए उत्सुक, मैं जानता था, लेकिन मैं उससे दूर रहता था, क्योंकि माता पिता को डर था कि ये दोनों भाई शादी नहीं कर रहे, कहीं भी ये उससे इम्प्रेस है, मेरा बच्चा उससे इम्प्रेस है, वो भी शादी न करे तो वो दूर रखते थे, और मैं भी दूर रखता था, उससे स्ट्रिक्ट रहता था। वो मेरी मजाक भी उड़ाता है कभी कभी। वो कहते हैं कि जब आप सर थे, कभी मैंने आपको हंसते हुए नहीं देखा, क्योंकि मैं उसके सामने हंसूं तो उल्टा हो जाए, मैं उसका स्टूडेंट, वो मेरा टीचर। लेकिन आप देखो कि जो मेरा भाव था कि मात्र एजुकेशन ऊपर ऊपर नहीं होना चाहिए, मैथ साइंस तो ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि आध्यात्म जब मुख से दांत गिर जाता है फिर तुम ध्यानस्थ होगे, हो ही नहीं सकते। तुमने युवानी में आध्यात्म नहीं समझा, बुढ़ापे में तुम क्या खाक समझोगे आध्यात्म? कोई शक्ति न रही, बैठने की शक्ति नहीं, तुम किस तरह से बैठोगे? तो जो मैं करना चाहता था, जो प्रयोग, वो ठीक 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 प्रकट होने लगा। आज का दिन बुद्धत्व को जानना, अर्थात मेरे भीतर अभी कितनी दौड़, बाहर के जगत में कुछ प्राप्त करने की दौड़, सबको देखना है, सबको, ये दिखावा नहीं, धर्म दिखावा नहीं, जो कुछ भी मैं कह रहा हूं तुम्हें अपने को जानने के लिए कि कितनी अभी मेरे भीतर क्या प्यास है, बाहर से कुछ प्राप्त करने की क्या प्यास है, और कितनी स्थिरता, कैसे पता चलेगा? जब भी समय मिले, शांत बैठक है, स्थिर बैठक है, वो करके देखो कि अभी भीतर कितना कोलाहल है, विचार का कितना कोलाहल है। और शांति का अर्थ है विचार, शांति का अर्थ है विचार रहितता, विचार समाप्त हो गया। तो ये देखना है आज के दिन, जब भी समय मिले, पहले तो आपको अपने लिए योग्य समय खोजना है, यथार्थ समय, सबका अपना, जिसमें आप शांति से बैठो, अपने भीतर देखो कि अभी क्या चल रहा है, गड़मथल भीतर क्या चल रही है, भविष्य के लिए क्या प्लान उठ रहा है, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। ये देखने का दिन, समझने का दिन, बुद्धत्व को समझने का दिन, आज का दिन हाथ से जाने नहीं देना है। अब
तृप्ति, संतोष का अनुभव हो रहा है मुझे कि जो आज के दिन मुझे आपको कहना था उससे बहुत कुछ ज़्यादा कह दिया। और जब मैं वाणी समाप्त करूंगा तब भी मेरे भीतर में देखूंगा कि जो कुछ मुझे कहना था वही कहा, उससे ज़्यादा कह दिया, कम कह दिया। ये अब मेरा काम, मेरे ऊपर। इसके बाद बांसुरी वादन मेरा, आज का दिन मैं बताता हूँ मेरा, कि किस तरह से मैं आज का दिन बुद्धत्व के साथ जीऊंगा। बुद्धत्व कभी पुराना नहीं हो सकता, बुद्धत्व भविष्य में भी नहीं हो सकता, बुद्धत्व विकासमान। आज अभी यहाँ प्रतिपल नया, बुद्धत्व प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। बुद्धत्व के साथ मैं बांसुरी बजाऊंगा, जिसमें आज मैं गीत प्रकट करूंगा। जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, लागी मन में लगन हुई बावरिया। जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, लागी मन में लगन हुई बावरिया जी। रागिया मन, इसके रचयिता मदन मोहन, इसके कवि राजा मेहंदी अली खान, फिल्म का नाम अनपट। और मदन मोहन का सारा संगीत वृंद, किसी ने ढोलक बजाया, किसी ने तबला, किसी ने वीणा, किसी ने सितार, किसी ने बांसुरी। सबके प्रति मेरा प्रेम, सबके प्रति मेरा प्रेम। मैं संपर्क करूंगा गांधर्व लोक से। मनुष्य अनजान है, मैं प्रकट कर रहा हूँ नृत्य गीत, नृत्य गीत भारत की फिल्मों के शास्त्रीय राग पर। यहाँ तक कि जो संगीतज्ञ है, बड़े बड़े संगीतकार है, संगीतज्ञ है, वो भी नृत्य गीतों की जो शक्ति है उससे अनजान है कि ये जो सारी रचना है वो कहाँ जोड़ देती है, कहाँ से उतरी। मैं आगे बताता हूँ। ज्ञान विज्ञान योग है, गीता का एक ज्ञान विज्ञान योग है। इसमें मैं इसका रहस्य कहता हूँ। मैं अभी इतना कहता हूँ कि इस बांसुरी का संबंध है गांधर्व लोक से, जहाँ से नृत्य प्रकट होता है, कला प्रकट होती है। क्यों? गांधर्व लोक से संपर्क करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, आगे बताता हूँ। आज इतना ही बताता हूँ। ये रचना मैं प्रकट करूँगा 10 बजे बांसुरी पर। एक रचना मेरा जो बांसुरी वादन है वो 30 से 40 मिनट करूँगा। ई स्केल की बांसुरी बजाऊँगा 30 से 40 मिनट, जिसमें मैं जो रिदमिस्ट है मेरे साथ तबले में रहता है महामृत्यु, उसको भी मैं रिदम का सेंस अभी बढ़ाना चाहता हूँ। आध्यात्मिक सेंस ऑफ द रिदम हमारा सब्जेक्ट है। ये विश्वविद्यालय है, तो वो विद्या सीख रहा है रिदम की, उसको आध्यात्म के साथ क्या संबंध, उसको प्रयोग करवाऊंगा। लेकिन एक 5 मिनट की रचना मैं यूट्यूब से, फेसबुक से जो तरंगे जा रही है, इस विश्व में तरंगे जा रही है इस माध्यम से, उसमें मैं मेरी तरंग भी जाने दूंगा बांसुरी की। शाम का समय, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ सांध्य स्वास्थ्य महापूजा। सबको साथ में लेकर चलना, अब अकेला नहीं। अकेला मैंने बहुत चल लिया, उसका मजा पूरा ले लिया। अकेला चलने का जरा भी बाकी नहीं। अब मेरा मजा है, मेरे लिए श्रेष्ठ कर्म अभी सबको साथ लेकर, जो हमारा राजू भाई लिंबासिया आया है उसको भी साथ लेकर, पीटी टीचर, उसको भी साथ लेकर घूमना 1 घंटा सबके साथ, 1 घंटा सबके साथ प्रकृति में, स्वास्थ्य महापूजा सबके साथ। इसके बाद मेरे ऊपर थोड़ा सा योग का वर्क, शाम संध्या समय भोजन लेने से पहले थोड़े आसन शरीर की स्वस्थता के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए, और शरीर का ठीक से मैं उपयोग कर सकूं अंत तक तुम्हें भी मार्गदर्शित कर सकूं कि इस तरह से शरीर रखो अंत तक। तो थोड़ा सा, क्योंकि जो चतुर्मुखी मंदिर है यहाँ का, इसका एक आयाम है, एक मुख है, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ पातंजलि योग मंदिर। कि योग मंदिर जो है उसको मेरा जो दृष्टिकोण है उससे परिचित होना जरूरी है, कि मंदिर के साथ योग को जोड़ना जरूरी है। योग का मार्गदर्शन मंदिर के साथ होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए हर मंदिर में, छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो,
लेकिन इसमें एक भाग ऐसा होना चाहिए जहां लोग आए, योगासन सीखे, प्राणायाम सीखे, ध्यान सीखे और बैठ सके शांत। और मैंने देखा है, उड़ीसा में मैंने देखा, जब उड़ीसा में मैं गया था तो मंदिरों का बहुत सुंदर उपयोग देखा, बहुत ही सुंदर, कि प्रातःकाल में लोग मंदिर में आते हैं और वहाँ पर वो योगासन कर रहे हैं, प्राणायाम करवा रहा है एक टीचर, सीख रहे हैं सब और शांति से बैठे हैं। और इसके बाद खिचड़ी, रोटी, कढ़ी, छाछ, बुधवार समाप्त। लेकिन जीवन समाप्त नहीं, जीवन अनंत। और अब हम मजा लेंगे शांति मंत्र। हम जानेंगे शांति को शांति मंत्र के सूत्र से। मेरे साथ प्रकट करें शांति मंत्र। दर्शन करे, श्रवण करे, अनुभूति करे शांति। जीवन की महासमृद्धि जो जाने अनजाने हर एक मनुष्य खोज रहा है वो है शांति। उसका सोर्स हम स्वयं। शांति आत्मा का संगीत, प्रतिपल बजती हुई वीणा हमारे सबके भीतर। दर्शन करो, अनुभूति करो, श्रवण करो, शरीर के तल की शांति जितनी भी है आपके अनुभव करने से, देखने से, सुनने से बढ़ती चली जाएगी। मूड के तल की शांति, मन के तल की शांति। पूर्ण दर्शन करो, अनुभूति करो, श्रवण करो। शांति मंत्र का अर्थघटन। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे काम केंद्र मूलाधार चक्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन, परम शांति का अनुभव करते रहे, आराम से, शांति से, कोई जल्दबाजी नहीं। आपकी आंखें खोले, सामने की ओर देखे, धारण करें अंजलि मुद्रा। मैं आपके समक्ष, हम सब भिक्षुक, ऐसा समझो भिक्षा पात्र हमारे हाथ में, हम परमात्मा से भीख मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति की अनुभूति करते रहे। हमारा भिक्षा पात्र भर गया, लुटाओ पूरा, बांटो पूरे विश्व को। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। अस्तु। आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार साष्टांग दंडवत का अनुभव ले।